स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल पर एक नई वीडियो के साथ में। तो भाई इंडियन मिडिल क्लास आज क्यों दबा जा रहा है? क्यों वो अपने आप का लाचार, फंसा हुआ और बहुत ही ठगा हुआ महसूस करता है? उसको ये क्यों लगने लगा है कि वो सिर्फ दाल रोटी कमाने के लिए ही पैदा हुआ है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई क्योंकि वो सारा टैक्स भरता है और उसके भरे हुए टैक्स से 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन मौज करती है। आपने कहा मिडिल क्लास को मैं ज्यादा देना चाहती हूँ, लेकिन सवाल लोग ये करते हैं कि इस देश की 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स के नेट में आते हैं, जिसमें से 5 करोड़ लगभग, शायद उससे कुछ ज्यादा ही, सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स नहीं देते। यानी कि पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पर अगर कोई टैक्स दे रहा है तो वो 2 करोड़, लगभग 2 करोड़, शायद उससे कम लोग। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो कमाता तो बहुत है पर सेविंग्स के नाम पे उसके अकाउंट में ठन ठन गोपाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो रोज़ सुबह जल्दी उठता है और टूटे हुए खस्ता हाल रोड पर ट्रेन में धक्के खाकर, बस में धक्के खाकर ऑफिस पहुंचता है, और जहां पर वो पूरा दिल लगा के मेहनत से काम करता है। पर जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो कंपनीज अपने आप को या तो लॉस में दिखा देती हैं या फिर उसकी परफॉर्मेंस पे ठिकरा फोड़कर और जय श्री राम कर देते हैं कि भाई तेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और भाई या तो कंपनी को लॉस हो गया तो तेरी सैलरी इस बार तो नहीं बढ़ सकती है। और मिलता क्या है उससे लास्ट में? बाबा जी का ठुल्लू। इंडियन मिडिल क्लास भाई इतना मिडिल में है ना कि भाई वो अमीर और गरीब दोनों के बीच में फंस कर रह गया है। अब भाई जहां गरीब तो सब्सिडी ले जाता है और भाई अमीर आदमी को टैक्स ना देने के हज़ारों क्या लाखों तरीके पता है, पर मिडिल क्लास क्या है, उसके तो भाई सैलरी भी जब आती है ना तो भाई टीडीएस कट के, टैक्स कट के आती है, तो वो क्या करे, उसको तो भाई सरकार को टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो वो भाई अमीरों का भी और गरीबों का भी दोनों का भाई बोझ लेके चल रहा है और टैक्स बढ़ता जा रहा है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब भाई सैलरी तो बढ़ी नहीं है पर इन्फ्लेशन के कारण और भाई टैक्स के कारण जो रोज डेली की चीजें हैं ना वो इतनी महंगी हो गई हैं कि भाई उसका गुजारा करना भाई मिडिल क्लास वाले के लिए बहुत ही मुश्किल है। और इसी की वजह से एक मिडिल क्लास आदमी अपनी जो 60% जो सैलरी का हिस्सा होता है ना वो सिर्फ अपनी डेली चीज़ों को खरीदने में या भाई डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको पूरा करने में वो गंवा देता है। सैलरी के नाम पे जो उसे चंदी चोरी मिलती है ना वो भाई उसको खर्च कर देता है अपने काम में, और सेविंग्स के नाम पे उसे मिलता है ठुल्लू। अब भाई घर लेने जाओ ना तो भाई रेट छू रहे हैं आसमान को, रॉकेट बन गया भाई प्राइस प्रॉपर्टी के इस टाइम पे। अब मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ, मैं भाई द्वारका का आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम बहुत अच्छा प्लान एकदम बोलते हैं ना, सब्सिडी बोलते हैं द्वारका को, मैं उसका आपको एग्जांपल बताता हूँ एक। अब भाई द्वारका के अंदर अगर आप रेट देखोगे ना तो भाई आपको 2 BHK भी अगर लेना है तो 1.5 करोड़ से कुछ कम है नहीं। 1.5 करोड़ ने शायद कम बोल दिया है, 1 करोड़ 7 लाख, 1 करोड़ 70 लाख रुपए 2 BHK की कीमत है। 2 BHK का फ्लैट कितना होता है, ठीक है? 3 BHK 4 BHK लेने जाओगे तो भाई होश ही उड़ जाएंगे आपके, 3 से 4 करोड़ के बीच में। और जो DDA बोलती है ना अपने आप को, एक वो बोलती है कि हम तो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम निकालते हैं, भाई उसके रेट जाके देख लेना। जो 3 BHK 4 BHK फ्लैट है ना भाई उनकी कीमत है 3 से 4 करोड़ रुपए। ये आप खुद भी साइट पे जाके चेक कर सकते हो। जब ये बनाते हैं ना कि DDA ने हाउसिंग स्कीम निकाली है तब जाके देखना उसमें कि क्या रेट होते हैं, किस तरीके से। और जो वो नीलामी वाले होते हैं ना फ्लैट, उनके तो भाई कहने ही क्या, जिसकी कीमत मान लो 1.5 करोड़ रुपये से शुरुआत हुई है ना, ऑनलाइन जब हम करते हैं नीलामी करते हैं उसमें, जब ये DDA वाले, उसमें देखा करो भाई 1.5 करोड़ से शुरुआत होती है, 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक वो नीलामी पहुंच जाती है। अब भाई बात कर लेते कंपनीज की, जो ये कहते हैं ना इंडियन MNCs, भाई सो कॉल्ड इंडियन MNCs जो हैं, ये भाई क्या करती हैं, ये बोलते तो हैं कि हम भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, सरकार को दिखाते हैं हम वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। पर भाई जब एक आदमी को सैलरी देने की बारी आती है ना एम्प्लॉय को, तो पैकेज कितना मिलता है? 2.5 लाख रुपए का। कुछ कंपनी तो 2 लाख रुपए पर साल का फ्रेशर को दे रही हैं।
और भाई धीरे धीरे करते करते अगर एक बंदा उनके साथ एक अच्छे से काम करता ना कि मैं इसी कंपनी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो भाई उसको ज़्यादा ज़्यादा पैकेज बढ़ जाता है 3 लाख 4 लाख रुपए तक। और ये तो होता ही नहीं है, मतलब मैंने आपको बोल दिया, बहुत बड़ी बात बोल दी। 3 लाख 4 लाख रुपए से लेके आधी से ज़्यादा जनता इसी ही सैलरी ब्रैकेट में काम कर रही है, 3 लाख 4 लाख रुपए के पैकेज पर। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब भाई जिस इंडिया में 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी टॉप के 10% में आता हो, तो भाई वहाँ पे सर्वाइवल करना कितना मुश्किल है ना, ये भाई समझना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है समझना इस चीज़ को। तो भाई कहने का मतलब ये भाई टैलेंटेड आदमी जो होगा या जिसको जो चाहता है कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, ये यहाँ रुकेगा किस लिए, इंडिया में किस लिए रुकेगा? वो सिर्फ टैक्स भरने के लिए। अगर भाई टैक्स भरना आम आदमी की जिम्मेदारी है ना, मिडिल क्लास की जिम्मेदारी है, तो भाई हम फिर डिज़र्व करते हैं बहुत अच्छी हाई लेवल की हाई क्वालिटी की सड़कें, हमें फैसिलिटीज़ भी फिर उस हिसाब से मिलनी चाहिए। वो राघव चड्ढा का बयान देखा होगा ना संसद में कि भाई टैक्स लेते हैं भाई लंदन वाला, पेरिस वाला, और सुविधाएं मिलती हैं भाई अफ्रीका वाली। सर पिछले 10 सालों में टैक्स लगा लगाकर सरकार ने एक देश के आम आदमी का खून चूस लिया। अब आप मानिए आप 10 रुपए कमाते हैं, उसमें से 3-3.5 रुपए आप इनकम टैक्स के माध्यम से दे देते हैं, 2 रुपए 2.5 रुपए जीएसटी आपका चूस लेता है, 1.5-2 रुपए आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, सेस सरचार्जेस 1-1.5 रुपए के लग जाते हैं, तो मात्र 10 रुपए में से 7-8 रुपए तो सरकार के खजाने में चला जाता है। तो आम इंसान को मिलता क्या है, आम आदमी को मिलता क्या है? और सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। अगर फॉरेन में टैक्सेस ज़्यादा हैं तो भाई वहाँ फैसिलिटीज़ भी उस हिसाब से मिलती हैं। यहाँ की तरह नहीं कि यहाँ टूटे हुए रोड पे चलते रहो और भाई खस्ता हाल, भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, और भाई पब्लिक इतनी होती है कि एक बस में अगर 30 की सीटिंग है तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 लोग भर के जा रहे हैं, आधी जनता खड़ी हुई जा रही है और आधी जनता को बैठ के जा रही है। अगर आप इंस्टाग्राम खोल लो, कुछ लोग रील्स बना रहे हैं इसके ऊपर, भाई ट्वीट्स देख लो, तो भाई इस टाइम जो भी बच्चा पढ़ा लिखा है, जो अपने माँ बाप सपने पूरा करना चाहता है, अपने सपने पूरा करना चाहता है ना, वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता है। वो ये कहता है कि भाई अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, ठीक है, और मैं एक अच्छी नौकरी भी अगर डिज़र्व नहीं करता ना, यहाँ पर अच्छी सैलरी पैकेज डिज़र्व नहीं करता, तो भाई फिर मैं यहाँ रुक के करूँगा क्या? मैं भाई विदेश जाऊँगा, वहाँ कोशिश करूँगा अच्छी नौकरी लूँ, वहाँ मुझे पैकेज अच्छा मिलेगा और मुझे यहाँ पे ओवर टाइम भी नहीं मिलता है इंडिया में। तो आप अगर आईटी कंपनी से बात करोगे ना, भाई ये ओवर टाइम भी नहीं देते, आप उठा के देख लेना, अपने फ्रेंड्स से बात कर लेना। बहुत सारी कंपनीज में नाम नहीं लेना चाहता, नाइट शिफ्ट करवाती हैं, ना नाइट शिफ्ट अलाउंस मिलता है, ना आपको ओवर टाइम मिलता है उसका। तो भाई बंदा यहाँ रुक के करेगा क्या? जबकि बाहर आपको छुट्टियाँ भी मिल रही हैं टाइम पे, आपको ओवर टाइम भी मिल रहा है, आपको नाइट शिफ्ट अलाउंस भी मिल रहा है। तो भाई इसी वजह से तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं कि बाहर जा रहा है हमारा टैलेंट जो जा रहा है, वो भाई इसी वजह से जा रहा है। अब भाई कुछ लोग ना कमेंट से मुझे गालियाँ बकेंगे और पता नहीं क्या क्या बोलेंगे कि भाई लोगों को बोलेंगे ना कि टैलेंट तो भाई पैकेज ही मिलता है, नौकरी भी अच्छी मिलती है। पर मेरे भाई गाली देने से पहले ना खुद रिसर्च कर लेना कि भाई कितने परसेंट लोगों की ना 30,000 रुपये से 40,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी है पर मंथ की, ठीक है। अगर ये डेटा ना मिले ना तो भाई मैं खुद तुम्हें रिसर्च करके इस वीडियो में डाल दूंगा, और तुम खुद भी सर्च कर सकते हो कि भाई कितने परसेंटेज लोग जो होंगे ना, परसेंटेज होगी लोगों की जिन्हें 30,000 रुपये 40,000 रुपये से ज़्यादा सैलरी मिल रही होगी इंडिया के अंदर, चाहे वो कोई भी सेक्टर मान लो आप। तो चलो भाई मान लिया कि ठीक है टैलेंट है, सैलरी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, पैकेज वैकेज कंपनी अच्छी मिल जाएगी, पर भाई साफ़ हवा कहाँ से लाओगे? साफ़ हवा, साफ़ पानी है, बिना टूटी हुई चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, प्रोटेक्शन, करप्शन से कैसे बचोगे यहाँ पे? तो भाई ये सब फैसिलिटी कैसे मिलेगी ना, इस पे भी गौर करना, सिर्फ पैकेज और पैसे पे मत जाना। चलो भाई बात कर लेते हैं कि इंडियंस जो है ना अभी इस टाइम क्यों देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्यों यहाँ पर एक मिडिल क्लास जो लड़का है लड़की है जो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं वो यहाँ पर क्यों रहना चाहते हैं, वो क्यों विदेश जाना चाहते हैं इंडिया को छोड़ के। भाई पहला है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ठीक है। अब भाई पैसे तो बढ़ नहीं रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, और भाई टैक्सेस सरकार लगाती जा रही है। वो आप देख ही रहे हो कि इस टाइम चाहे कोई भी सरकार हो ना, वो टैक्स भाई इतने ऐसे बढ़ा चढ़ा के लगा के देती है कि भाई एक आप चाहे सामान खरीदने जाओ कुछ भी छोटा मोटा, चाहे आप कुछ बड़ी चीज़ कोई गिफ्ट ले लो, और आपकी सैलरी में तो भाई पहले टैक्स लग के आता है। तो भाई अगर
सारे पैसे आप अपने रोज़मर्रा की चीज़ों में ही खर्च कर देंगे तो भाई अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाओगे? क्या सेविंग्स करोगे आप अपने लिए? बच्चों को छोड़ो, आप अपने लिए क्या कर पाओगे? अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए आप कितना सेव कर पाओगे चीज़ें? और भाई दिल्ली और मुंबई की बात करो ना, तो भाई इंडियन मिडिल क्लास के लिए इस टाइम कहीं पर भी घर लेना ना, फ्लैट लेना किसी अच्छे सोसाइटी में, किसी अच्छी जगह पर, वो भाई नामुमकिन सा हो चुका है इस टाइम पे। ज़्यादातर लोग लोकल कॉलोनीज में रहते हैं जहाँ पर वो अपने बजट के हिसाब से घर ले सकते हैं, नहीं तो किसी अच्छी सोसाइटी में जहाँ पर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड हो और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हों, भाई नहीं है, वो आपके लिए पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप 30 40 50 हज़ार रुपये भी कमा रहे हो ना, तो भाई आप नहीं ले पाओगे उन जगहों पे घर, क्योंकि ईएमआई ही नहीं भर पाओगे आप उनकी अपनी सैलरी में। दूसरा है भाई टैक्स का जंजाल इंडिया के अंदर। अब भाई टैक्सेशन सिस्टम जितना ख़राब है ना यहाँ पे इंडिया में, शायद वो और कहीं पर भी नहीं होगा। यहाँ भाई लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर आप जीएसटी लगा रहे हो, आप ये बात कर रहे हो कि भाई पॉपकॉर्न बिना कैरेमल वाले और भाई कैरेमल वाले भाई वो अलग ही चल रहा है उनका कि उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो भाई ये हमारी पब्लिक के वेलफेयर के लिए बात कब करेंगे? टैक्स तो आप ले रहे हो हर चीज़ पे, पर आप पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात कब करोगे? गाड़ी खरीदने पर टैक्स है, गाड़ी बेचने पर भी टैक्स, एक माचिस खरीदने से लेके और भाई प्लेन के सफ़र करने तक आपको टैक्स भरना ही भरना है। तीसरा है भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन। ये बहुत बड़ा मेजर रीज़न है। अब भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ किसी भी पार्टी का, पर हर पार्टी सिर्फ यहाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है और इसके अलावा उन्हें और कुछ सूझता नहीं है। उन्होंने हमेशा सिर्फ पावर में आने के लिए झूठे वादे किए हैं और भाई सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करी है। और भाई सिर्फ पावर में आ जाओ, उसके बाद जनता जाए तेल लेने और भाई तुम्हें मिलता है बाबूजी का ठुल्लू। जिस एरिया में मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, उत्तम नगर एरिया में, भाई उस एरिया की आप इस टाइम हालत आके देखो और यही पता है आपको कि इस टाइम सरकार किसकी है ना दिल्ली के अंदर। भाई 2 क्या 3 या 4 साल से रोड टूटा पड़ा है, मेन रोड जो कनेक्टिंग रोड है हमारे यहाँ आने वाला, भाई वो टूटा पड़ा है। हमारी जो आसपास की गलियाँ हैं वो सारी टूटी पड़ी हैं, वहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है। भाई जब बारिश होती है, अभी हल्की सी बारिश हुई है 2 दिन पहले, इतना कीचड़ वहाँ पे हो गया ना, बहुत ही बुरा हाल है भाई यहाँ रहने का। और यहाँ तो मैं फिर भी सोचता हूँ कि शायद हम काफ़ी जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनसे ठीक रह रहे हैं। आप अगर जाओगे ना आज़ादपुर वगैरह आप जाओगे, या सीलमपुर या और भी कोई ऐसे जो इलाके हैं वहाँ आप जाओगे ना, भाई वहाँ पे ना कूड़ा फैला हुआ है रोडों पे, बहुत बुरे वाला। आप वहाँ चल नहीं सकते हो, आप वहाँ रोड पे इतनी वहाँ बदबू आती है। तो भाई ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जब तक होती रहेगी तब तक भाई इस देश का कुछ भला नहीं हो सकता है। अब हमारे यहाँ के विधायक साहब के पास में ज़रा सा भी टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर आकर चेक कर लें कि भाई रोड कैसे हैं, पब्लिक को क्या परेशानी हो रही है, क्यों नहीं। ये पूरी दिल्ली का हाल है, पूरी दिल्ली का। यहाँ पर किसी भी एरिया में अभी तक पूरा कहीं तक भी काम नहीं हुआ है, सब जगह रोड टूटे पड़े हैं। भाई आप जाके देख लो, अगर आप दिल्ली से हो ना प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ के रोड्स कैसे हैं, कूड़ा फैला मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई 5 साल के लिए सरकार में आ जाते हैं नेता लोग और भाई पूरा करप्शन करते हैं और उसके बाद में पब्लिक गई तेल लेने और भाई हम अपना करेंगे राज यहाँ बैठ के। बड़े बिजनेस की बात कर लेते हैं, बिजनेसमैन जो लोग हैं, विजय माल्या हुआ, नीरव मोदी, बहुत ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। उनका क्या हुआ? ना उनको सज़ा मिली, ना उनको भाई यहाँ पे वापस लाया गया। हज़ारों करोड़ों का, भाई लाखों करोड़ों का वो करप्शन घोटाला करके चले गए। और किसका था पैसा? वो सरकार का पैसा थोड़ी था भाई, वो हमारा पैसा है, जो मिडिल क्लास लोग हम लोग टैक्स भरते हैं ना, उसका पैसा है। वो लेके उड़ गए, ना कोई पनिशमेंट है, ना कोई सज़ा उनके लिए है। वो भाई लग्जरी लाइफ जी रहे हैं वहाँ, कोई लंदन बैठा है, कोई किसी कंट्री में जाके बैठा है, उनके बच्चे और वो तो आराम से लाइफ जी रहे हैं अपनी अच्छी, और हम यहाँ रहे हैं परेशान। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो है बहुत ही बेकार क्वालिटी ऑफ लाइफ जो यहाँ पर हम जी रहे हैं। एयर क्वालिटी 400 450 500 क्रॉस कर गया है, तब जाकर सरकार की नींद खुलती है। फिर ये ग्रैब 3 ग्रैब 4 सब लगा देंगे, उससे पहले ना कोई ये अपनी स्कीम्स लाते हैं, ना कोई आइडियाज़ इम्प्लीमेंट होते हैं, नहीं कुछ नहीं होता। जाने दो, AQI पहले 400 500 पार करेगा, पब्लिक जहरीली अब अपना भाई ले रही है, कोई दिक्कत नहीं, मर जाएं, किसको लंग कैंसर हो, किसको कुछ भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो 5 साल के लिए सरकार में आना है।
और उसके बाद अपना मजे लूटने हैं हमें। बात दिल्ली के प्रदूषण की करेंगे, जहां पर अभी भी प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार है। हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। मेरे एक तरफ राष्ट्रपति भवन और दूसरी तरफ इंडिया गेट है, लेकिन राष्ट्रपति भवन यहाँ से जो कि चंद कदमों की दूरी पर है वो नजर नहीं आ रहा, और उसकी वजह फॉग नहीं बल्कि स्मॉग है, यानी जबरदस्त पॉल्यूशन है। AQI लगातार चौथे दिन 400 के पार है, कई जगहों पर 450 के आसपास AQI है, यानी दिल्ली की हवा का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। ग्रेफ 4 लागू है, लेकिन अभी तक उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, और जो जानकारी है उसके मुताबिक हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, और मौसम में नमी है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन का स्तर काफी बढ़ गया है। एक बार जब ग्रेफ 4 लागू था तो AQI 200 से 250 के करीब आ गई थी, लेकिन जानकार बताते हैं कि उसकी वजह यह था कि हवा चल रही थी, और उसकी वजह से जो पोल्यूशन है उसका लेवल थोड़ा कम हुआ था। लेकिन एक बार फिर से जब हवा बंद हुई तो पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ। क्यों मजबूर हैं हम जहरीली हवा में सांस लेने के लिए इतना? ये खुद ही सोचो आप लोग कि हमारे बच्चे, आगे आने वाले जो फ्यूचर हैं इस देश के, वो जहरीली इस हवा में जो सांस लेंगे तो भाई वो कैसे हेल्दी रह पाएंगे? कैसे उनकी ग्रोथ होगी फिजिकली और मेंटली? वो कैसे अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे इस इन्वायरमेंट में? आप ये खुद सोच सकते हैं। अब आप यमुना का ही एग्जांपल ले लीजिए। यमुना के लिए कई लाखों करोड़ों रुपए का बजट आ चुका है, उसमें से बहुत पैसा खर्च भी हो चुका है। अब भाई पानी, जो साफ पानी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो ना लग्जरी बन चुका है। हम लोग सुनते हैं ना, विराट कोहली ने वहाँ से पानी मंगाया इतने लाख का, उतने लाख का। भाई वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्या? आप और मैं अफोर्ड कर सकते हैं कई लाख का पानी? इतनी तो हमारी सैलरी भी नहीं होती जितने का वो पानी पी जाते हैं एक महीने में। तो भाई आप ये खुद सोचो कि जब यमुना साफ नहीं हुई है तो भाई हमें पानी साफ मिलेगा कहाँ? सबके ऊपर इतने इसके करोड़ों और कितना पैसा उसके ऊपर बजट में भी आ चुका और खर्च भी कर चुके हैं लोग ये। पर आज भी जब आप लोग देखते हो ना, जो लोग छठ बनाते हैं, छठ पूजा में जो आते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे लोग वहाँ नहा रहे हैं, और वहाँ भाई पानी इतना गंदा है कि आप एक बार डुबकी लगा ले तो आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। तो भाई हमारे टैक्स का पैसा भाई ये अपने महल बनाने के लिए करते हैं, अपने घर बनाने के लिए। अपने इनके खुद के बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियाँ अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर खुद भी। खाने पीने की चीज़ों में इतनी मिलावट हो चुकी है यहाँ पर कि भाई एक यंग लोग भाई आजकल हार्ट अटैक से मौत हो रही है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम। तो भाई ये क्यों हो रहा है? खाने पीने की चीज़ों में इतनी मिलावट है, सरकार का उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और भाई मेरा फेवरेट, कास्ट और रिलीजियस पोलराइजेशन। भाई इसके नाम पर तो सरकारें बन जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं। और भाई इस देश में जितना पोलराइजेशन चल रहा है ना इस टाइम पे, और पहले से चलता हुआ आया भाई, उसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आज़ादी के इतने साल बाद भी हम कास्टिज़म से ऊपर नहीं उठ पाए। कोई अपने आप को जाट बता रहा है, कोई अपने आप को गुजर बता रहा है, कोई ब्राह्मण बता रहा है, कोई क्षत्रिय बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। आपने देखा होगा ना, गाड़ियों पे लिखा होता है जाट बॉय, गुजर बॉय, कोई पंडित, कोई कुछ। भाई ऐसे ही बटे रहो, बस देश का भला मत सोचो, ऐसे ही बटे रहो, इसी काम में लगे रहो, और देश अपना हमारा ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। आपस में बटे रहो और देश हमारा इतनी तरक्की करेगा, इसकी कहने की कोई हद नहीं है। तो भाई जातियाँ, भाई कास्ट तो बहुत सारी हैं यहाँ पर, रिलीजन भी बहुत सारे हैं, पर भाई इंडियन अपने आप को कोई कहना नहीं चाहता है। छठा फैक्टर है नो वर्क लाइफ बैलेंस। हा आजकल तो भाई इसके ऊपर इतनी चर्चाएं चल रही हैं। बड़े बड़े जो लोग हैं ना, एकदम समझदार जो लोग हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, भाई जानते होंगे आप भी नाम ना, हमारे इन्फोसिस वाले सर, और अब तो भी एक LNT वाले हमारे जो सर हैं, उन्होंने भी तो बोला है कि 90 घंटे काम करो भाई। तुम्हारी बीवी तुम्हें कितनी देर घूर सकती है घर में बैठ के, और तुम अपनी बीवी को कितनी देर घूर सकते हो घर में बैठ के। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. You've got to make the fastest, biggest, strongest, the largest, everything like that. You've got to work 90 hours a week. तो भाई हमारे इन्फोसिस वाले सर तो जो थे, उन्होंने बोल दिया था 70 घंटे काम करो। वो भाई हमारे लिए उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। भाई LNT वाले सर तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने बोला 90 घंटे
काम करना है। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको संडे को भी ऑफिस नहीं बुला पाता। भाई काम करो, पैसे मत मांगना अपनी सैलरी के, ना बढ़ाने के लिए बोलना। हाँ काम करो और भाई अपने घर बस सोने जाया करो, और कुछ नहीं करना आपको। ऑफिस में रहो 12-14 घंटे, घर जाओ सिर्फ खाना खाओ और सो जाओ, और उसके बाद फिर अपना नींद में उठ के आओ, फिर अपना जाके कंप्यूटर बैठ जाओ, ये जो भी आप काम करते हो ऑफिस में अपना वो वाला काम करो। 2024 की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि 191 घंटे 191 आवर्स एक आदमी ऑफिस आने जाने में अपना समय बिताता है, और उसमें से भी 81 आवर्स वो ट्रैफिक के अंदर बिताता है। तो भाई अब ये देख लो कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का क्या हाल होता होगा उस टाइम पे। ये जो आपके इश्यूज होते हैं ना, आपके शुगर, बीपी भाई, और ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, ये हमारे इसी वजह से बढ़ता है चीज़ें, क्योंकि हमारे कोई बीमारियां नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज हैं। अब भाई बात कर लेते हैं आईटी कंपनीज़ की। भाई जो इन्होंने सिस्टम बना रखा है ना, आजकल आपको पता ही होगा, आप भी बहुत से सारे लोग आईटी कंपनीज में काम करते होंगे। ऐसे ऐसे सिस्टम इंस्टॉल कर दिए इन लोगों ने जो आपकी भाई माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। वो ये देखते हैं कि बंदा ऐसे लैपटॉप पे बैठा है, क्लिक कितनी देर कर रहा है, उसका माउस कितनी देर आइडल रहा, स्टेट में रहा, कितनी देर उसने काम किया। भाई माइक्रो मैनेजमेंट चल रही है, तो भाई वर्क लाइफ बैलेंस बचा कहाँ है आपके पास में, जब ऐसी माइक्रो मैनेजमेंट आपके ऊपर बैठी हो तो। अब भाई मेरे जैसे भाई होंगे ना आप लोग भी, ठीक है, जब जॉब लेने जाता है कोई बंदा, फ्रेशर हो या जो आपका एक्सपीरियंस बंदा भी जाता है, तो भाई जब जब ये आपका ऑफ़र लेटर देते हैं, आपसे साइन करवाते हैं, वो जो 30-40 पेज 50 पेज का जो वो पोथा पढ़ाए थे ना, कभी आपने उसको पढ़ के भी देखा है? किसके पास टाइम होता है उस पढ़ने का? क्योंकि उस टाइम हमें जॉब चाहिए होती है सिर्फ, और वो भी किस लिए? क्योंकि हमें अपना घर चलाना है, ठीक है। और भाई इसी का फ़ायदा उठा के ना, वो जब हम फायर कर देते हैं ना किसी बिना कोई रीज़न बताए हुए, तो भाई वो उसमें वो दिखाते हैं क्लॉज की, ये देखो ये ना इस वाले पेज पे इस क्लॉज के अंदर भाई ये लिखा हुआ था, आपने ये ध्यान नहीं दिया साइन करने से पहले। अब भाई ये इतना गंदा सिस्टम है, क्या इनको शर्म नहीं आनी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए? पेइंग डिस्पैरिटी की तो आप बात ही मत करो। मैं आपको बताता हूँ, एक मैनेजर भी इतनी सैलरी ले रहा है, एक सीनियर मैनेजर भी इतनी सैलरी ले रहा है। एक आईटी कंपनीज की हायरार्की बताता हूँ आपको। यहाँ पर L1, L2, L3, L4 के लेवल के लोग होते हैं। कई बार कंपनीज में ऐसा होता है कि L3 लेवल का आदमी भी वही सैलरी उठा रहा है जो एक L1 और L2 उठा रहा है। तो भाई आप सोच सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से पेइंग डिस्पैरिटी है। कोई यहाँ पर बैंड या कोई एक लेवल सेट नहीं किया गया कि आपको इस लेवल पर इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, या इस एक्सपीरियंस पर आपको इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। भाई मैनेजर को गाली देने से खैर कुछ नहीं होगा, पर आप लोग भी जानते हैं कि भाई कैसे कैसे लोग, मैनेजर जो आपसे कम क्वालिफाइड है, ठीक है, कम पढ़े लिखे हैं, वो आपके सर पे बैठते हैं। अब भाई अनपढ़ लोगों को मैनेजर बना के बिठाओगे ना, तो भाई कंपनीज में ऐसी माइक्रो मैनेजमेंट वाली हालत ही होगी। और भाई जो अच्छे लोग हैं वो कंपनी में काम नहीं करना चाहेंगे, और जो कि हमेशा होता ही है प्रैक्टिकल रूप में। मेरे से काफ़ी लोग ना इत्तेफाक रखेंगे इस बात में कि उनके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है अभी भी कंपनीज में। भाई इसके अलावा ना इन 5-6 रीजंस के अलावा भाई और भी 100-200 रीजंस होते हैं जिसके वजह से एक मिडिल क्लास जो है यहाँ पर अब रहना नहीं चाहता। ना तो अपने आप को यहाँ सुरक्षित महसूस करता है, और भाई हर चीज़ पे अगर उसे टैक्स ही देना है तो भाई वो अच्छी सुविधाएं भी डिज़र्व करता है। अब भाई सेलिब्रिटीज़ की बात करो ना, जिसके पास भी एक कुछ अच्छा पैसा जिसने जोड़ लिया ना, या कुछ फेमस लोग हैं, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं। अब भाई विराट कोहली देख लो, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पर विदेश जा रहे हैं इंडिया छोड़ के, वो यहाँ पर नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यहाँ पर एकदम जीरो हो चुका है। अब भाई बुराइयाँ तो बहुत हो गई, दिक्कतें परेशानियाँ बहुत बता दी है। अब कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं कि अगर हमें इस चीज़ को बदलना है और हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है अपने मिडिल क्लास को लेके, तो हम उसके लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं और क्या हमें लेने चाहिए एज अ कंट्री। अब भाई पहला है टैक्स रिफॉर्म्स। हमारे देश को इस टाइम टैक्स रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर टैक्स रिफॉर्म्स हमने नहीं किए तो भाई मिडिल क्लास की कमर टूट जाएगी, और साथ में ही हमारी इकोनॉमी की भी बैंड बच जाएगी। इसी वजह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और भाई ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे देश के लिए। अगर सारा टैक्स का बोझ मिडिल क्लास के कंधों पर ही रहेगा तो भाई वो यहाँ पर नहीं रुकेगा, और भाई ये ब्रेन ड्रेन होना कभी नहीं रुक पाएगा।
हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जहाँ पर स्मार्ट सिटीज़ बने। अभी आपने सुना होगा ना कि हम ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनता कुछ भी नहीं है। और अगर बनता भी है तो भाई वहाँ पर ना तो फैसिलिटीज़ होती हैं, ना अच्छी सड़कें होती हैं, और भाई ना साफ़ हवा, ना साफ़ पानी, और बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमें स्मार्ट सिटीज़ अगर हम बोलते हैं तो हमें असली में उन्हें बनाना भी होगा। ये काम सरकारों का है, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। तीसरा, हमें करप्शन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स उठाने ही होंगे। करप्शन को मिटाने के लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे, ताकि करप्शन करने से पहले हर कोई डरे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई सरकारी बाबू हो, कोई भी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। आपको ऐसे लॉज लाने पड़ेंगे कि अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। ये करप्ट सिस्टम होने के कारण ही इतनी सारी चीज़ें हमारे देश में गलत होती हैं, जिनके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और हमें बात करनी पड़ेगी। इसके लिए पब्लिक को अपने राइट्स के बारे में जानना होगा, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जानना होगा। हमें एक अवेयरनेस चलानी पड़ेगी कि हम अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स को जानें। और हमें अपने जो हमारे चुनाव का प्रक्रिया है ना, उसमें ट्रांसपेरेंसी करनी पड़ेगी। जब भी इलेक्शंस होते हैं ना, उसमें हमें ट्रांसपेरेंसी हमें बनानी पड़ेगी, ताकि पब्लिक को अपने जो नेता है ना, उनके बारे में सारी जानकारी रहे कि कौन कैसे नेता है, किन किसके ऊपर कितने केस हैं, उसकी कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी उसकी जो आय है वो कितनी है। सारी चीज़ों का ब्यौरा हमें मिलना चाहिए, ताकि पब्लिक डिसाइड कर सके कि कौन सा नेता अच्छा है और किसको हमें वोट देना चाहिए। भाई जात पात और भेदभाव को हमें ख़त्म करना होगा। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन। एजुकेशन से अच्छा कोई भी टूर मुझे नहीं लगता है जिससे हम जात पात को ख़त्म कर सकते हैं। हमें अवेयरनेस फैलानी होगी। हमें इस जो ये कुप्रथा चली आ रही है ना, अभी भी हम जात पात में फंसे हुए हैं, इसको हमें जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। तभी हम इंडिया एज अ कंट्री आगे बढ़ सकते हैं विकसित राष्ट्र बनने की तरफ। एक और पॉइंट है भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड इस टाइम हमें वर्ल्ड को हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो भाई ऐसा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ना, जिसके कारण ना तो खाने के लिए रोटी बचेगी, और ना भाई पीने के लिए पानी बचेगा, और ना भाई हवा बचेगी। इसके लिए हमें बच्चे दो ही अच्छे वाला स्लोगन को इंडिया में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। सिर्फ ये नारा बन के ना रह जाए, हमें इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉज लाने पड़ेंगे। तो भाई हर देश में कुछ कुछ कमियां भी हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। हमने दोनों के बारे में बात कर ली है, हमने सॉल्यूशंस के बारे में बात कर ली हैं। जो चीज़ें मुझे पता थी सॉल्यूशन के बारे में, वो मैंने बता दी हैं इस वीडियोज़ में। और अगर आपको इसके अलावा और कुछ पॉइंट्स बताऊँ, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि हम एक अच्छा डिस्कशन कर सकें इसके बारे में, और लोगों को भी हम इसके बारे में जागरूक कर सकें। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।